खोटा भाषा की विशेषता। ठीक है, इसमें कई स्टेप्स हैं, हुआ है आपको ध्वनिगत विशेषता, दूसरा है विशेषता, तीसरा है पद या रूपगत विशेषता, ये हम इसके 5 स्टेप्स हैं, है ना। ये आपका हो चुका है, ये हमें आज करना है। शब्दगत विशेषता यानी खोटा के जो शब्द हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं, लिख लिए। इसमें देखिए भाषा का आधार क्या है, इकाई क्या है, साड़ा, ध्वनि। भाषा की इकाई ध्वनि है या साड़ा, और साड़ा के मेल से शब्द बनते हैं। साड़ा के मेल से शब्द बनो है, ठीक है, ठीक है। और शब्द में प्रत्यय जब जोड़ल जाए तो पद बनो है, शब्द में जब प्रत्यय जोड़ल जाए तो पद बनो है, और पद के जब व्यवस्थित क्रम रखल जाए तो वाक्य बनो है। और जब वाक्य बनो है तो कोई भाषा के जो पूर्ण प्रतीति या पहचान हुआ है वाक्य से हुआ है। मैंने किसी भी भाषा के जो किसी भाषा नहीं, कोई खास भाषा का जो इकाई हुआ करता है वो है वाक्य। लेकिन इन जनरल भाषा की इकाई है ध्वनि, ठीक है ना। मतलब किसी एक शब्द कह देने से किसी भाषा की प्रतीति या पहचान नहीं हो पाती है। जब तक उसके पूर्ण वाक्य को नहीं कहेंगे तब तक उस भाषा की पहचान खड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन इन जनरल जो हम भाषा की बात करेंगे, लैंग्वेज इन जनरल, तो हम बात करेंगे कि वो उसकी इकाई ध्वनि है, ठीक है ना। तो ये जो है कुल मिलाकर के इसमें 4 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, और शब्द हैं, शब्द के फिर अर्थ हैं, ठीक है। तो वो हम अर्थ स्तर पर भी हमारी खोटा में कुछ विशेषताएं हैं, है ना। और आपके इधर जो है सो अभी हम लोग साड़ागत जो बात उस पर बात हो चुकी है। पहले मैंने पहले ही ये बात कही थी कि चूँकि ये दूसरा चैप्टर है और हमने इसलिए उसको हैंडल नहीं किया उस समय कि इन सारे स्तरों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इसको डील नहीं कर पाएंगे। तो हमने ध्वनिगत स्तर को पढ़ लिया था, इसलिए हम अब शब्दगत स्तर को हम लोग हालांकि अलग से नहीं करना है। हम लोग चूँकि शब्द की बनावट को पढ़ चुके हैं, शब्द बनावट पढ़े हैं ना, इसलिए अब उसी आधार पर हम लोग बात करेंगे कि शब्द के इसमें क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें साड़ा के मेल से या शब्द बनते हैं, और तो हर भाषा के कुछ अपने शब्द होते हैं, जैसे हम मूल शब्द या ठेठ शब्द बोल सकते हैं। हर भाषा के अपने मूल शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं में नहीं मिलते हैं। जब हिंदी भाषा की जो शब्द संपदा की चर्चा होती है, हिंदी भाषा के शब्द संपदा की जब चर्चा होती है तो वैसे क्रम में वहाँ कहा जाता है आपके वो तत्सम तद्भव, ठीक है ना, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, उनके जो शब्द हैं हिंदी के जो शब्द हैं तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, ये इन सारे जो स्रोत हैं
उन स्रोतों से आए शब्दों का जो समुचित जो ये समन्वित रूप है वो उनका शब्द संपदा है, उनकी शब्द संपत्ति है। तो हर भाषा के अपने शब्द संपत्ति हुआ करते हैं, है ना। और चूंकि भाषा एक सामाजिक वस्तु है और सामाजिक वस्तु है, समाज के विकास के साथ भाषा में भी विकास हुआ करता है। समाज में रिश्ते नाते हैं, एक समाज के लोग दूसरे समाज से कई कारणों से जुड़ते हैं, रिश्ते नातों के द्वारा जुड़ते हैं, वाणिज्य व्यापार के द्वारा जुड़ते हैं, और भी कई जीवन व्यापार में कई सारे अवसर आते हैं, मेला में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, वैसे अवसर पर हम जुड़ते हैं। तो भाषा में लेन देन का व्यापार चलता रहता है। दूसरी भाषाओं से भी शब्द आते हैं और हमारी भाषा से भी दूसरी भाषाओं में शब्द जाते हैं। इस तरह जो है सो भाषाओं, चूँकि किसी भी भाषा का विकास अकेले में नहीं होता है, वो एकांत स्वयं में भाषा का विकास नहीं होता, बल्कि भाषा का विकास लेन देन का परिणाम है, ठीक है ना। तो अब लेन देन से जो किन किन स्रोतों से आते हैं, हम उनकी उसकी चर्चा करेंगे। और कोई ना कोई आधार तो है ना, हर भाषा के अपने आधार भाषा हुआ करते हैं। क्योंकि संस्कृत में जो संस्कृत से हिंदी सीधे अपने आप को जोड़ता है कि हम संस्कृत से मेरा व्युत्पत्ति हुई है, तो उसमें संस्कृत से या अपभ्रंश प्राकृत से जो ध्वनियाँ आई उनमें, यानी ये शब्द आए, तो इसलिए वो तत्सम से ही जोड़ते हैं। तत्सम है, तद्भव है, मतलब संस्कृत से सीधे शब्द जो आए वो तत्सम कहलाए, और जो उनका जो विकृत रूप आया वो तद्भव कहलाया। और कुछ ऐसे शब्द भी वहाँ आए जिनका संस्कृत में कोई पता नहीं चलता है स्रोत का, मतलब किस स्रोत से आए उसका कोई पता नहीं चलते हैं, उसको कहा गया अज्ञात व्युत्पत्तिक। अज्ञात व्युत्पत्तिक मतलब यहाँ जैसे हिंदी का जो है आपको है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है ना। ये उसके जो टोटल जो उनका स्रोत यही है। तत्सम तो सीधे बोलते हैं कि सीधे संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, संस्कृत से आए शब्द। ये उसके बाद है कि संस्कृत शब्दों का विकृत रूप तद्भव। इसको कई लोग बांटते हैं कि वो अर्ध तत्सम भी करते हैं, लेकिन वो अनावश्यक है। देशज, देशज बोलते हैं जिनको, मतलब जिनका संस्कृत में आधार, मतलब इसकी संस्कृत में इसकी का कोई रूट पता नहीं चलता है, ये किधर से आए इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। उनको इसको कहा कि अज्ञात व्युत्पत्तिक। अज्ञात व्युत्पत्तिक मतलब जिनके जन्म का स्रोत या किस स्रोत से आए उसका पता उनको नहीं है। इसलिए मैंने संस्कृत में जो नहीं है उसको बोला उन्हें अज्ञात कह दिया। जिसका स्रोत का पता संस्कृत में नहीं चला उसको अज्ञात कह दिया। तो उसका नाम उन्होंने अनुमान लगाया कि कहाँ से आएगा, भाई कोई कहीं कहीं तो होगा, देश में होगा। देशज मतलब एकदम इसको क्या बोल सकते हैं कि वो रीजनल होगा, देशज नेटिव है ना। ये जो है सो देश जो चाहे इसको देश में जन्मे शब्द, ठीक है ना। बहुत से ऐसे शब्द हैं हिंदी में जो जिनका स्रोत का पता है संस्कृत में नहीं चलता है, क्योंकि संस्कृत ही उनका आधार भाषा है ना। उनका जो सबसे बड़ा स्रोत है संस्कृत है, और संस्कृत के बाद जो है सो दूसरा है आपको देशज। देशज मतलब ऐसे अज्ञात व्युत्पत्तिक जिसका स्रोत संस्कृत में नहीं है उसको देशज मान लिया, ठीक है ना। और उसके बाद है कि विदेशज जो विदेशी स्रोत से आया, विदेशी भाषाओं के शब्द, ठीक है ना। हम भी इसी डिजाइन से बात करेंगे,
लेकिन ये देशज जो है हमारा आधार है, जिसको उन्होंने अज्ञात व्युत्पत्ति कहा, वो हमारा आधार भाषा है। खोरठा की जो आधार भाषा है, जो मूल शब्द है, जिसको बोल सकते हैं ठेठ, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं ठेठ, ये जो देशज है वही हमारा हुआ कि खोरठा मूल शब्द, जिसको कहा जाता है ठेठ। ये खोरठा के जो मूल शब्द हैं, ये आपको इसको बोल सकते हैं बराबर देशज। जो जिसको उन्होंने देशज कहा वही हमारा आधार भाषा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए संस्कृत में आ गया है, हिंदी में लोटा, डोल, है ना। तो ये सब चीज़ जो है सो आपको बहुत ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में अब नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है सो आपके उस तरह शब्द आए हैं। ध्वनि स्तर पर भी देशों से आए हुए हैं। जैसे देखिएगा कि वो जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं आर्य भाषाओं में नहीं, कि अपन मूल नहीं है। मूर्धन्य ध्वनियाँ जो ट जो है मूर्धन्य न है, वो द्रविड़ ध्वनियाँ हैं, जो आपको वैदिक साहित्य में, वैदिक में जो भाषाओं में नहीं थी पहले, बाद में उनका जुड़ा हुआ है द्रविड़ प्रभाव के कारण। लेकिन अभी भी इंग्लिश में नहीं है। अंग्रेजी चूँकि आर्य भाषा है और अंग्रेजी और संस्कृत एक ही स्रोत की भाषा है, तो उसमें द्रविड़ प्रभाव से संस्कृत, आपको संस्कृत में द्रविड़ प्रभाव पड़ा, इसलिए हिंदी में भी आ गया है। जबकि आपको अंग्रेजी में प्रभाव नहीं है, तो द्रविड़ प्रभाव इसलिए वहाँ नहीं अभी भी है। तो इसलिए है कि खोरठा के जो हमारे ये हैं अब ठेठ, इसको बोल सकते हैं ठेठ, हमारे आधार भाषा है ठेठ, ठीक है। अब है कि ठेठ में आप है कि देखिए इसमें ये ठेठ है। अब ठेठ में देखिएगा कि इसमें जो इसमें विशेषता क्या है। बहुत सारे शब्द तो हैं जो भी हैं, इसकी विशेषता ये है कि आपके जो ध्वन्यात्मक शब्दों की भरमार है। खोरठा में ध्वन्यात्मक शब्दों की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे आपके जो है या अनुकरणात्मक शब्द या अनुरणात्मक शब्द, या इसी को द्वित्व भी बोलते हैं, है ना। इसी को द्वित्व भी बोलते हैं। मतलब है कि मैंने एक ही शब्द को दो बार बोलना, है ना। ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि के आधार पर, हमने शुरू में बताया था ना कि प्रकृति में बहुत सारी ध्वनियाँ हैं। प्राकृतिक घटनाओं के से जो उत्पन्न ध्वनियाँ हैं, हवा के चलने से, पत्तों के खड़खड़ाने से, चाहे वो लकड़ी के टूटने से, पत्थरों के लुढ़कने से, नदी के बहने से, पानी की गिरने से, बादल की गर्जन से, जानवरों के बोलने से, ये सारी जो ध्वनियाँ हैं प्रकृति में, और उन ध्वनियों के अनुकरण से जो भाषा बनी वो प्राकृत कहलाई। तो वो जो उस तरह जो अनुकरणात्मक ध्वनियाँ हैं, वो इनको हम अनुकरणात्मक भी बोलते हैं, ध्वन्यात्मक भी बोलते हैं, और फिर है कि अनुरणात्मक बोलते हैं। इन ध्वनियों के मेल से जो जो शब्द बने हैं, वैसे शब्दों के हमारे यहाँ इसको बोलते हैं ओनोमोपोइक। इसका एक ही टर्म है, ये ओनोमोपोइक जो है सो ओनोमोटोपोइक है, ओनोमोटोपोइक, ठीक है। तो ओनोमोटोपोइक जो ध्वनियाँ हैं, मतलब ये शब्द हैं, हमारे यहाँ हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो ये साबित करते हैं कि खोरठा एक आदिम भाषा है, ठीक है ना। जैसे मान ले कि
कचकचे है, कनकना है, लड़बड़ाई या फिर लड़खड़ाई, के गिरले, हड़बड़ाई के उठले, दंदनाई के दुमले। दुमले पूछ रहे हैं क्या? पीटना, दोम दिया। तो दोमना शब्द है, दमे को दोम दिल थी हो, दोमा दोमी हो गल थू मैंने दोनों तरह से है ना। हाँ, ये दंदन है, हड़बड़ है, लड़बड़ है, लड़खड़ है, इस तरह की ध्वनियां कनकनाए गले, ठंडा हुआ है ना, गजगजाए गले, पटपटाए गले, पटपटाए के सुखले, घिया करकरा है नहीं, करकराए गले है ना। इस तरह के शब्द, इस तरह के जो है ना, आपको जो आपके ध्वन्यात्मक जो शब्द हैं कोठा में बहुत भरमार है। ये हमारी एक विशेषता है शब्द की, ठीक है ना, ये हमारी विशेषता है। तो ये ध्वन्यात्मक शब्द हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और ये शब्द जो है सो आपको मूल रूप से क्रिया विशेषणवाची शब्द हैं, खास करके ये क्रिया विशेषणवाची शब्द में है। और क्रिया विशेषण से भी हम जो है सो क्रिया रूप बना सकते हैं। जैसे मानिए कि जैसे क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं? जो क्रिया की विशेषता होता है, किसी क्रिया के पहले लिखता हूं, हड़बड़ाए के गिरले, गिरना क्रिया हुआ, कैसे गिरा? हड़बड़ा गिरा। मैं इसको बोलते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, मैंने मतलब इसको बोलते हैं, इसको जो तरीके से है ना, किस तरीके से गिरा? तो हड़बड़ा के उठा, उठना क्रिया, उसके क्रिया विशेष, ऐसे शब्द क्रिया विशेषणवाची होते हैं, ठीक है। और इसको हम जो है सो चूंकि क्रिया विशेषण से भी हम क्रिया बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए गड़बड़ प्लस एक, गड़बड़ गड़बड़ाई, ठीक है ना। मान लीजिए दंदन तो हो जाएगा दंदनाई, पनपन पनपनाई, है ना, सनसन सनसनाइक, सनसनाइक माने सनसनाइक, ठीक है ना। वो ये सब भी क्रिया रूप बनता है। ये आपको क्रियावाची शब्द हो गया, है ना। गड़बड़ाई या एक भी, देखिए एक भी लोग बोलते हैं, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि एक ही जो एक कॉमन फॉर्म बने तो अच्छा लगे। कहीं कहीं लगता है, खास करके इकारांत शब्द हैं उसमें एक लगता है, ठीक है ना। तो जो है सो आपको दंदनायक, गड़बड़ायक, हड़बड़ायक, है ना, ठीक है। जैसे हड़बड़ाई की जरूरत ना है, इस तरह के शब्द ही बनते हैं, उसको जो है सो आपको क्रिया शब्द बनते हैं। क्रिया शब्द बनो है, मैंने विशेषता में यह है कि ये जो है सो आपके इस तरह के ध्वनि शब्दों की भरमार है खोठा में, ठीक है। दूसरा है कि एक तो ये विशेषता हुई, ध्वन्यात्मक शब्दों की भरमार है। दूसरा है कि वो संस्कृत के शब्द नहीं के बराबर है खोठा में। मूल रूप में खोठा के शब्द संस्कृत में, हिंदी आदि में भरपूर हैं, लेकिन खोठा में नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल, संस्कृत के मूल रूप जो है नहीं मिलेगा, बहुत कम है। जैसे मान कहीं कहीं जैसे जलपान, जल है और पान दोनों संस्कृत के शब्द हैं। जलपान, जलखई, है ना,
ये सब कहीं एक दो है, बाकी तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा है ना। बाकी जो जितने रूप है वो विकृत रूप में है, वो जिसको बोल सकते हैं तद्भव रूप में है। तद्भव रूप में खोठा में आपके मिलते हैं, है ना। लेकिन बाकी जो है सो आपके तत्सम रूप आपके नहीं मिलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि विशेषता में ये भी है कि हिंदी में जैसे बहुत ज़्यादा तद्भव ये है, तत्सम भी रूप है, तद्भव रूप भी है। हमारे यहाँ तत्सम रूप नहीं के बराबर है ना। अगर दो चार है भी तो गिनती से बाहर है। दूसरा है कि आपको तद्भव रूप मिलते हैं। इससे ये साबित होता है कि ये जो है सो सीधा उससे संबंधित नहीं है। इस भाषा का सीधा इसमें दो तरह है। इसको जो उत्पत्ति के बारे में दो तरह बोलते हैं ना, कि एक आधार बोलते हैं कि संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश, ये लोग इससे उत्पत्ति मानते हैं, इस रूट से, ठीक है ना। तो ये जो है सो आपको, बल्कि एक जो इधर है कि आपको पहले इधर जो है सो प्राकृत इससे, और इस ये हमारा रूट है, और वो इससे इसका संस्कारित रूप है, ठीक है ना। उसका संस्कारित रूप है और हमारा ये इस रूट से हम एकदम सीधा, ठीक है ना, वो हमारा ही संस्कारित रूप संस्कृत है। तो ये जो है सो आपको ये साबित करता है हमारे यहाँ इस तरह की ध्वनियाँ होने से कि संस्कृत से भी ज़्यादा आदिम हमारी भाषा है। हमारी जो मतलब प्रिमिटिविटी इससे साबित होती है इस तरह की ध्वनियों के में शब्दों के रहने से। हिंदी में भी है लेकिन कम है। तो ये जो है सो हमारी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि हम लोग जिसको हम लोग ध्वनि में भी पढ़ चुके हैं कि दूसरी विशेषता है कि शब्दिक माझे स्वर के आगम वो है, ठीक है ना। ये भी विशेषता ही में आएगा, शब्द में है ना। जैसे हम लिखते हैं आपको ये दोनों जगह आएगा, वहाँ भी आएगा, ध्वनि में भी है और इसमें भी। पहला है कि आपको जैसे कर हो जाएगा कैर, चल, हाँ, शब्द के माझे स्वर के आगम है वो है। स्वर जो है ना, एक स्वर जैसे मान लीजिए नहीं देखते कर है तो इसके बीच में ई आ गया। चल हो जाएगा तब हो जाएगा चैल, पढ़ हो जाएगा पेड़, ठीक है ना। दाल दाइल, ठीक है ना। फिर है कि कल काइल। ये सब इस तरह जो होता है ना हमारी जो, ये भी विशेषता नहीं आएगा, सबकी विशेषता, ठीक है। ये जो है सो हमारा ये दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता क्या है कि ध्वन्यात्मक शब्द बेसी पावल जाए, ठीक है। बेसी माने खूब ज्यादा, ढेरी, है ना। बेस के मतलब होता है अच्छा, बेसी मतलब ज्यादा, बेसी पावल जाए, ठीक है ना। आप तीसरी विशेषता दे सकते हैं कि आप इसको पहले लिखना था,
जैसे आपको हाँ, उसमें एक दो उदाहरण दे सकते हैं, जैसे तत्सम रूप में भी दे सकते हैं। इसमें शुरू में है चंद, जैसे इसमें है ना तद्भव शब्द तत्सम शब्द तुलना बेसी पावल्य, ठीक है ना। उसमें है कि पहले जैसे चंद्र से चांद, ये संस्कृत का शब्द है, वो हमारा बिगड़ा हुआ हमारे यहाँ है। चांद है, बांका है, चक्का है, चक्र से चक्का, अग्र से आगा, अग्नि से आग, व्याघ्र से बाघ, सूर्य से सूरज। उसमें एक दो उदाहरण संस्कृत में इसमें दे सकते हैं, नहीं जो कर पावल है इसमें थोड़ा उदाहरण दे दीजिए आपका सेकेंड व थर्ड वाले का। तत्सम वाला में जैसे जल, जलपान में आता है, जलपान। फिर मान लिया कि ये संस्कृत का है, फिर एक मान लिया कंडू, कंडू मैंने हो गया कि कंडू कंडू ही है, कंडू में पूछते हैं ना, खुजलाना, संस्कृत का शब्द है। हमारे यहाँ कंडुआता है बोलते हैं उसको, कड़वा है ना, एज इट इज वहाँ है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ बोलते हैं कि आपको मूसी को चाहे मूसा, ठीक है ना। अब चूहा एक शब्द है जो चूहा नहीं है आपको संस्कृत में, है ना। मूसा संस्कृत से है मूसी को, ठीक है ना। वो जो है चाहे आपको देखे वो बाकी सब जो मान लें कि पितृव्य, पितिया, द्विवर, देवर, ये सब शब्द जो है सो आपको इस तरह से आया। हाँ, मूसिको या मूसिका भी कह सकते हैं, मूसिका को कह सकते हैं, मूसिका माने मूसा, चूहा, ठीक है ना। तो वो इस तरह के शब्द आपको तद्भव शब्द भी काफी मात्रा में हमारे यहाँ है, क्योंकि हम शब्द जो समूह है हमारा, जो शब्द संपदा है, हम विशेषता वही ढूंढेंगे ना। दूसरी बात है क्या कि हाँ, पितृव्य माने पितिया, चाचा, पितिया, पितिया पूछते हैं ना हम लोग, तब तो है पितिया, पितिया माने पितृव्य, है ना। और द्विवर, द्विवर, भरतार, भतार, ये सब शब्द जो है सो हमारे यहाँ है शब्द। हाँ, कंडू माने खुजलाना होता है। हाँ हाँ, संस्कृत शब्द है कंडू,
बांका मैंने टेढ़ा, टेढ़ा, बांका, बक्र, बांका, बांक के लिए टेढ़ा हो गया, है ना। बच्चे बोलते हैं टेढ़ा बांका ढहर, टेढ़ा मेढ़ा ढहर, है ना। हम लोग कोठा में उसको लेढ़ा भी बोलता है, लेढ़ा मतलब बोलते हैं लेढ़ा ना, लेढ़ा शब्द बोलता है कि नहीं, लेढ़ा टेढ़ा, कहीं मत था ये चौथा है। इसको कई ऐसे शब्द हैं जो आपके संस्कृत से विपरीत मतलब श्रुति सम है, सुनने में संस्कृत के शब्द और ये समान लगते हैं लेकिन माने अलग अलग हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के शब्द और कोठा के शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन उसके अर्थ भिन्न है। जैसे मान लीजिए, जैसे कुटीर हुआ ना, चाहे ना कुटिया मान लिए, हिंदी या संस्कृत से भिन्न अर्थ में रहे, हिंदी और हिंदी के भी शब्द हैं उनसे हमारा मिलता है। कुटिया एक्चुअली इसका अर्थ है, कुटिया का मतलब है कि झोपड़ी। हेडिंग में लिखेंगे कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, माने सुनने में एक ही है लेकिन अर्थ उसके भिन्न है। और कैसे शब्द, जैसे संस्कृत के शब्द और चाहे हिंदी के, इसके क्या नाम है, हिंदी के शब्द, दोनों के स्पेलिंग भी सेम है, सही ना, आप उच्चारण भी सेम, सब कुछ सेम है लेकिन आपका अर्थ डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए कुटिया, कुटिया मतलब होता है आपको झोपड़ी। इसका हमारे यहाँ कुटिया माने क्या होते हैं? कुछ नहीं है, नो 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 नो, मांस का टुकड़ा, कुटिया, कुटिया कह दिल थी, मांस का एक कुटिया दे, एक कुटिया मांस ले ले, कुकरा काट ले ना तो एक कुटिया मांस ले लेता हूँ, ढोंड सांप काटते हो तो एक कुटिया मांस ले लेता हूँ, कुटिया है ना, नहीं है कुटिया, कुटिया कुटिया कर देती, टुकड़ा टुकड़ा करना, खास करके है ना। मान ले कि है कि दूसरा है, मान ली कट्टी, कट्टी कमर, और हम लोग यहाँ कट्टी माने थोड़ा थोड़ा, यहाँ जो है इसका अर्थ होगा यहाँ झोपड़ी, ठीक है ना, इसका होगा कमर, ठीक है ना, ये होगा कटी मान थोड़ा, ठीक है। अगला है, मान लीजिए कमर को कटी बोलते हैं, ठीक है। कटी माने होता है कमर, है ना, कटी प्रदेश माने कमर प्रदेश, है ना, कटी प्रदेश, ठीक है ना। कटी माने कमर, पत, ठीक है ना, वो है कि कटी, उसके बाद हुआ आपको साधक, या चाहे इसका हिंदी में ये होगा, आपको यहाँ है, इसको काटिए यहाँ, जैसे साधना,
साधना करना माने तपस्या करना, ठीक है ना। और हमारे यहाँ क्या है, परेशान करना। साधना वहाँ है, साधना मतलब तपस्या करना। इसका हिंदी में अर्थ है तपस्या करना। हमारे यहाँ है कि परेशान करेगा, है ना। साधक माने इसका अर्थ होगा साधना करने वाला, ठीक है ना। ये आपका हिंदी अर्थ है, साधना करने वाला माने साधु, ठीक है ना। तो हम खोठा में हो जाता है इसका अर्थ परेशान करनिहार। अरे वो बड़का साधक हो भाई, हमको साथ दिया, परेशान किया। साधक शब्द है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि आपको पूजा, पूजा का मतलब अभ्यर्थना करना। हिंदी में पूजा करना, अभ्यर्थना करना। हिंदी में अर्थ है आपको अभ्यर्थना करे मन करना। कोठा में है काटना या बलि देना। बलि देना कोठा में होता है। चल यहाँ पूजा है, तो पूजा हमारे झारखंड में पूजा का मतलब ही होता है, हाँ पूजा हमारे घर आज पूजा हो, पूजा हो मैंने बकरा का बलि होना है ना। झारखंड में पूजा का अर्थ ही होता है बलि, ठीक है ना। एक्चुअली पूजा का अर्थ वहाँ भी बलि ही था, शुरुआती दौर में वहाँ भी बलि ही था। बाद में क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ मीनिंग हो गया। कब गौतम बुद्ध का जो प्रभाव पड़ने लगा ना, तो गौतम बुद्ध का प्रभाव जब पड़ा तो बलि प्रथा पर रोक लगने लगा। तब है क्या कि वो मीनिंग उसका ट्रांसफर कर गया, और पूजा का अर्थ वहाँ सिर्फ बलि हट करके सिर्फ गोड़ लगाई हो गया, ठीक है ना। अभ्यर्थना हुआ। और पूजा हमारे यहाँ जो अपने ओरिजिनल मीनिंग में है, पूजा करना माने बलि देना, वो हमारे यहाँ मूल अर्थ रह गया है। तो पूजा करना माने काटना। उसी से एक शब्द बना पूजाए गिले, पूजाए के गिर गिले। गछवा पूजाए के गिर गिले, मैं कट के गिर गया, है ना। ये पूजा करना नहीं, कोई कहाँ गिले नहीं, चल बप्पा पूजा कर दो थोड़ा, बोलते हैं नहीं। तो वो जो है सो आपको अगला शब्द है, मान लीजिए वो जटेक। जटेक शब्द जो है एक्चुअली जटाजूट वाले को वहाँ हमारे यहाँ जो है सो साधु लोग जटाजूट होता है। जटना शब्द जो है ना, वो आपको हमारे यहाँ जटेक का अर्थ होता है कोठा में ठगना, जेट लेल थी, है ना। और वो है क्या कि बना है एक्चुअली संस्कृत से ही आया है, लगभग ट्रांसफर ऑफ मीनिंग हो चुका है। जैसे मान ले कि जटाजूट मैंने जो जटाजूटधारी लोग, इसे देखिए होना कैसे हुआ। ये सब साधु से साधक से भी साधना कर साधे वाला काहे हुआ। साधु लोग जो साधना करने वाला था, जंगल में रहता था, तो पेट को तो बांधता नहीं ना होगा भाई, भूख तो लगती ही होगी। कहाँ खाता होगा, तो गांव चलाता होगा, और गांव में दिख करता होगा रोज। आग लो साला साधक, साधक मैंने रोज रोज आकर के बाबा चावल दो, सीधा दो, बोलता होगा ना। तो जो है सो आपको उसका अर्थ क्या हुआ, आपको जो है सो दिक करने वाला हो गया, परेशान करने वाला। तो वो साधक माने परेशान करने वाला, रोज आता होगा गाँव में, और फिर ठगता होगा कभी कभी। जटाजूट बोला ठगा,
तो जटे खोगलो, जट लेल थू, ठीक है ना। तो जटना भी उसी से अर्थ में, जटना में ठगना। एक है दूसरा अर्थ है कि हमारे यहाँ है आपको जो है सो सीधा, सीधा का दो अर्थ है। सीधा माने, सीधा मतलब हिंदी में क्या अर्थ है? सरल। हिंदी में अर्थ इसका है सरल, है ना। इसका हिंदी अर्थ हुआ आपको में सरल, है ना। इसका, इसके लिए हम लोग होठा में सोज बोलते हैं, सोजा। लेकिन सीधा का मीनिंग दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ। दो मीनिंग है, एक तो सीधा माने हाँ, क्या चीज? सीधा ही होता है। जैसे दान नहीं, माने एक्चुअली जो आपके यहाँ जो पका हुआ भोजन नहीं करता है, सोशल हायरार्की दिखाता है कि जो किसी के यहाँ पका कच्ची खाते हैं, किसी के यहाँ पक्की खाते हैं, है ना। तो आपके यहाँ पका हुआ खाना नहीं खाएगा, उसको सीधा दे दीजिएगा तो अपना बना लेगा। उसको सीधा बोलते हैं। उसमें दाल है, चावल है, आलू है, जो दाना है जो दे दीजिए, हाँ सीधा सूप में करके दे दीजिए, वो सीधा हो गया, है ना। बोलते हैं जैसे ब्राह्मण लोग आमतौर पर सब जगह नहीं खाता है, ब्राह्मण तो ऐसे किसी को बनाए हुआ नहीं खाता है, ब्राह्मण छोड़ करके, है ना। हाँ, होटलवा में तो क्षमा है, वो क्षमा है। लेकिन बता दें हम आपको, हम लोग जात में नहीं खाता है ब्राह्मण का छुआ। हम लोग जात में ब्राह्मण का छुआ नहीं खाता है, समझे ना। हम लोग जो है ना, हम लोग जात में ब्राह्मण का छुआ नहीं खाता है। वो इसे देखते थे हमारी माँ खाना का, जैसे ब्राह्मण कुइयाँ तरफ बनाता था ना, हम लोग देते सीधा तू बनाओ कुइयाँ तरफ। तो कुइयाँ तरफ बनाया ना, तो उसको कभी हड़िया में बच जाता था, तो माँ उसको डंटा में से पकड़ती थी। अब आए हाथ से ऐसे ले जाते थे, गरबा नहीं डुके पकड़ा बमना ले है, बामन ले, उसको क्या फेंक तो नहीं दे कि कौन खाएगा? जिस बच्चे का संस्कार नहीं हुआ है, कर्ण वेदन चाहे शादी विवाह कुछ नहीं हुआ है, वो खा सकता है। पता नहीं उसके उसके कम्युनिटी में ब्राह्मण का कोई महत्व नहीं होगा। अब ब्राह्मण घुस रहा है, ब्राह्मण में ब्राह्मण के कंसेप्ट ही नहीं है, ब्राह्मण के कंसेप्ट नहीं है। अब घुस रहा होगा, बात अलग है। अब तो घुसता है थोड़ा मोड़ा, खास करके जहाँ मालदार हो गया तो घुस जाता है वहाँ। तो ये जो है सो सीधा एक हुआ। दूसरा सीधा एक लकड़ी है, इसको हार्डवुड बोलते हैं। सीधा एक लकड़ी, जान रहे हैं? सीधा लकड़ी है वो, क्या नाम है कि वो सीधा एक लकड़ी है, लकड़ी विशेष है जिसको हार्डवुड बोलते हैं। माने अंग्रेजी में उसको हार्डवुड बोलते हैं। सीधा माने एक प्रकार का पेड़ बोल सकते हैं सीधा। उसका फल लगता है कि बहुत ज़्यादा फलेगा, लेकिन लगता है कि पकेगा, लेकिन पकता नहीं है वो, माने गलगलाता नहीं है। पक तो जाता है, पकने के बाद फट जाता है। उसके संबंध में एक चिड़िया, कहावत है, एक चिड़िया थी। अब देखिएगा अप्रैल मई में वो चिड़िया घूमती है, पाको करते घूमेगी। उसके पीछे कहावत है कि जब भगवान के यहाँ फल का वितरण हो रहा था तो सब चिड़िया फल मिल रहा था, एक करके लाइन में थी। वो कहा कि हम ले लेंगे, बहुत सारा फल ले लेंगे। तो वो सीधा देखिए कि बहुत फला हुआ है, तो उसको ले लिए, उसको मिल गया वो वाला। और सबका फल तो पका, इसका फल पका ही नहीं, तो वही घूमते रहती है, पाको घूमती है कि मैंने पाको घूमते। चिड़िया को देखिएगा ना, मार्च अप्रैल में घूमते रहते, पाको करते रहती है। वो पेड़ पकता है, वो फल पकता ही नहीं है, समझे। एक चिड़िया उसे करती है झरझर करते, झरझर मतलब पानी गिरने वाला। तो ये जो है आपको सीधा हुआ, आपको हिंदी में सरल हुआ, कोठा में हुआ आपको इसका क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण आदि
को दिया जाने वाला कच्ची भोज्य सामग्री है ना। ठीक है, हम लोग एक तो उसमें जो हमारे जो मूल ठेठ शब्द है ना, ठेठ शब्द को भी कुछ उदाहरण दे देते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। बहुत जगह आपको सीधा में। दूसरा है खोठा में एक अर्थ है आपको, ये हिंदी में हुआ, खोठा में अर्थ है कि सीधा मने ई खोठा में अर्थ हो, खोठा में एक अर्थ हुआ। दूसरा है एक पेड़ विशेष, पेड़ विशेष इसको कर सकते हैं तो बहुत, इसकी लकड़ी बहुत मतलब हार्ड होती है लकड़ी, इसका कुछ बनता नहीं है फर्नीचर वगैरह कुछ, लेकिन लकड़ी फाट जाती है ना। इतना हार्ड रहती है कि उसको फर्नीचर नहीं बनेगा, लेकिन बहुत मजबूत। तो ये कुल मिलाकर के इतने सारे उदाहरण ऐसे हैं जो आपको और भी खोजने से मिल जाएंगे। इतने सारे जो डिफरेंट मीनिंग रखते से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, सुनने में समान लगते हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न हैं। ठीक है, तो ये आपके जो खोठा के जो शब्दगत विशेषताएं हैं उसमें अब हम लोग कुछ शब्द है लिखेंगे। सत्वा का इसी का ना, माने हाँ इसको लिखे ना ऐसे, मान लिए आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे ही लिखे, मेरे ख्याल लिखेगी मतलब सुने में समान रहो है लेकिन अगर माने मन दूसर मान मगर आके माने भिन्न हो है, अलग हो है। माने ऐसा शब्द जे खोठा के ऐसा शब्द जे हिंदी और संस्कृत के शब्द से सुने में समान रहो है। श्रुति सम मकीन होकर अर्थ फर्क हो जाए चाहे भिन्न हो है, वैसे शब्द और भी मिलेंगे, उतना काफ़ी है। हम लोग उसको पहला वाला का एग्जाम्पल कुछ रख लेते हैं तो आपके ऐसे हमारे जो है आपको कुछ वर्तनी के आधार पर नहीं शब्द की विशेष उसको ना विशेषता ना नहीं, वो तो आ गया ध्वनि में ही है ना, क्योंकि वो हम देख रहे हैं कि उसमें हमारे जो संयुक्त जो ध्वनियाँ हैं उसका प्रयोग नहीं होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, वो शब्द की विशेषता नहीं होगी, वो ध्वनिगत विशेषता हो जाएगी। इसमें आपको कुछ ऐसे शब्द हैं जो जैसे छेक क्या होता है, चोट करना, ठीक है ना। और छाबेक छाबना, टैचिंग, नो 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 नो, अरे भाई छप्पर छाना जिसको बोलते हैं ना, छाबना। जैसे हम आपको कोई मान लीजिए कहीं पर आपको पैर बुचक गया है तो उसमें कोई छापता नहीं है मलहम वगैरह, छाबना। फिर मान ले कि उसके हाँ मूल शब्द में जैसे कुछ लिखिए, जैसे मान ले कि उसके हम लोग लिखते हैं तो तीन को ऐसा शब्द है कि जैसे पहला है
उसके, हाँ नो नो तो हिंदी में हो गया ना, कोठा में उसके, फूलना, स्वेलिंग, गलबा उस्कल हो, पैरवा उस्कल है, नहीं बोलता है उसकना, समझते हैं कि नहीं? अरे मोच उस लगता है तो फूल नहीं जाता है, उसक जाता है, नहीं बोलते वो, हाँ? अरे मोच, जैसे मोच उस लगना, चाहे कहीं फोड़ा हो जाने के बाद भी कहीं पर फूल जाता है ना, स्वेलिंग, उसको उसकना बोले हैं। फिर यही जब फिर होगा कि दूसरा है ओहरेक, ओहरेक मतलब कम, इसका जस्ट अपोजिट है ओवर गिले, माने कम हो जाना, ठीक है ना, मतलब कम होना, ठीक है ना, उसके ओहरेक मतलब कम हुआ, ठीक है ना। और फिर मान ले कि ओहार, ओहार क्या होता है? ओहार क्या हुआ? ओहार हाँ, नो, गुहार बने हल्ला होता है, गुहार बने हल्ला होता है, गुहार, ओहार बने क्या होता है नहीं जानते हैं? अरे छाया करना होता है, जैसे मैंने कोई धूप में काम कर रहा है तो नहीं ओहार कर दी, मैंने कोई छाया कर दो, है नहीं बोलता है ओहार करे। फिर चाहे ओहार बोलते हैं जो खपरेल मकान का जो निकला रहता है ना, है ओहरिया नहीं बोलता है, निकला रहता है, फिर नीचे एक तो पिंडा बनाता है बैठने के लिए, वो ओहार उसको बोलते हैं, नहीं बोलता है ओहरिया, हाँ हाँ, ओहार मतलब छाया करना होता है, ठीक है ना, छाया करे, ठीक है ना। अगला है आपको, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं, हाँ इसका ना मैंने ठेठ शब्द, कोठा के ठेठ शब्द, हाँ विशेषता में ही आएगा हमारे ना, भिन्नार्थक नहीं है, हम कोठा के मूल शब्द जो पहला जब बोले थे ना, कोठा के जो मूल शब्द है उसके हम बोल रहे हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, है ना। जैसे आपको छूछी, छूछी जानते हैं? छूछे, छूछे बोलिए, चलिए छूछे, छूछे, छूछे माने खाली, सिर्फ, सिर्फ, ठीक है। सूधे, सूधे मतलब सिर्फ या खाली, बोलता है सिर्फ नहीं होगा, खाली होगा। जैसे मान कि बोलेगा कि बहुत जब बोलता है ना, कहीं कहीं पर छूछे और सूधे पर्याय में हो, जैसे बोलता है बेटी घर जहाँ ही हो सूधे जी भी, मैंने कुछ भगवान को ले जाओ, छूछे जा रहे नहीं, मैंने खाली जा रहे हो, सूधे जी भी, ठीक है ना, मैंने खाली हाथ जाना। सूधा डूबा मैंने सूधा कटोरा, ठीक है ना। ये जो है सो सूधे मैंने सिर्फ, ठीक है। फिर आपको मान ले कि उभैन, पानी खींचने की रस है ना, ठीक है।
रस्सी। डोरा भी है, नो, ये भी रस्सी, ठीक है ना। डोबा कैसे हो जाएगा? नो नो, डोरा, रस्सी, उसके बाद है कि दाढ़ी, दाढ़ी, ओके, पनघट बोलते हैं उसको। पहले दाढ़ी में ही सारा गांव का लोग पानी पीता था, है ना। गांव में बहुत चलता पनघट, दाढ़ी घाट, दाढ़ी घाट बोलता है, गीत में भी बहुत मिलता है, दाढ़ी घाटे, ठीक है ना। वो है कि दाढ़ी घाट मतलब छोटा कुआं रहता है गांव से बाहर, गांव में नहीं होता है वो दाढ़ी, गांव से बाहर होता है। अब पूरा गांव का आदमी खेत में होता है, यस खेत में होता है। कहाँ से आप हैं? ठीक है, तो वो जो है ना वो पनघट गांव से बाहर होता है कुआं, खेत में, और पूरा गांव का महिलाएं सब वहां जाती हैं पानी लाने के लिए। अब नहीं जाती थी, अभी भी जाती है कहीं। आप बोकारो जाते होंगे, कुछ 76 बस्ती है रामगढ़ के बाद, तो उसके दाहिने साइड में गांव शुरू होता है, उसके पहले खेत में एक प्रसिद्ध दाढ़ी है। अभी हालिया वर्षों तक जैसे पूरी महिलाएं जमा रहती थी, 15-20 की संख्या में महिलाएं रहती थी बराबर। अब उसका महत्व कम हो गया है, लोग मशीन बोरिंग में करा लिया है ना। तालाब नहीं, दाढ़ी, दाढ़ी कुआं ही होते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं मान लीजिए पर्याय में, अच्छा होता क्या है कि वो दाढ़ी, अगला डहर, रास्ता, और डूबा, कटोरा नहीं, बैठी को और क्या बोलते हैं? चिलोही नहीं, चिलोही, बैठी, सब्जी काटने वाला को चिलोही। वो आपको ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जिसको, जैसे देखिएगा है कि आपको खोइछा, हाँ, पहला भी, ओके, पहला भी है, पहला भी मूल शब्द। वो कटोरा मैंने पहला नहीं होता है, पहला अलग हुआ आपको, है ना। ये आपको हुआ, आपको पहला, फिर आपको हुआ, देखिएगा कि अब एक वहां हम लोग उसको भी दे सकते हैं विशेषता में भी, काठ, काठ जो है ना, वो काठ तो होता ही है, दोनों में डुअल मीनिंग है। काठ माने होता है वो नाप, मतलब 40 पहले का एक काठ, है ना। अभी वो तो आश्चर्य की बात है, हम देखें कि 40 पहले का काठ होता है, और फिर उसका आधा को खंडी बोलते हैं। महाराष्ट्र में भी खंडी शब्द है और उसी मीनिंग में है। मैंने जमींदार को पहले भूमि के जोतने के एवज में एक खंडी चावल देना पड़ता था, है ना। हम पढ़ रहे थे ये किसान आंदोलन का, एक ऐसा आंदोलन किसानों का था जो 6 साल तक चला था महाराष्ट्र में। ये तो 3 महीना हुआ, वो 6 साल तक चला था आंदोलन। माने खोट उसका नाम था, खोट व्यवस्था के विरोध में। वही खोट व्यवस्था था, जमींदार वाला, जो माने जमीन के एवज में 40 में एक खंडी चावल देना पड़ता था उसका। बाद में वो लोग 1.5 मैंने कर दिया था, अगर नहीं दे सके तो 1.5 कर दिया जाता था। तो ये सब इस तरह शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत ज़्यादा लिखने का आपको मौका तो नहीं मिलेगा,
ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि अगला है विदेशज शब्द तो है ही हमारा, है ना, विदेशज शब्द तो हमारे पास है, ये है जो भी है विदेशज शब्द में जान ही रहे हैं आपको। विदेशी शब्द खूब है, मशीन है, टूल है, टेबल है ना। उसी में अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द भी हमारे हैं। मान लीजिए पहला है अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द है जो भी है, माने टूल, टेबल, मशीन, स्कूल, पेन, आरो, ठीक है। फारसी, उर्दू फारसी के शब्द हैं, ये सब उर्दू के शब्द हैं। लुंगी, पजामा, ठीक है ना, ये सब जो है सो। फिर है कि आपको खुशी भी है, खैर, खून, खांसी, खुशी सब उर्दू शब्द है। बैर भी है। हाँ, सदर नहीं है तब इसको बोल सकते हैं कि सदर माने डिवीजन जिसको बोलते हैं नहीं, सदर माने कोई क्षेत्र, अंचल विशेष, ठीक है ना। नहीं बोले हजारीबाग सदर, हजारीबाग माने जिले का, जैसे हजारीबाग सदर ब्लॉक कैसे बोलते। ये सब जो है सो आपको जनजातीय भाषा के शब्द भी हैं बहुत सारे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोरी, कोरी पहला है आपको कोरी, कोरी माने 20। कोरी एक शब्द और है जो आपका यहाँ का नहीं है, वो कन्नड़ का शब्द है, पता नहीं कहाँ से चला आया है। वो है आपको दूसरा है कन्नड़ भाषा में द्रविड़ शब्द है, कन्नड़ माने द्रविड़। ये है कि आपको परधिया, पता नहीं आप लोग यहाँ है कि नहीं। परधिया माने पोचर, माने हंटर, माने क्या बोलते हैं, शिकारी, इलीगल शिकारी, पोचर जिसको बोलते हैं। परधिया शिकारी, जैसे हमारे क्या होता है ना, वो आपको कहीं शिकार करने के लिए बैठ जाता है, बुलाया जाता है परधिया को, शिकारी लोग को परधिया कहा जाता है। एग्जाम में कहीं अगर लिखने का है तो विदेशी को ऐसे ही लिखेंगे, और अंग्रेजी या शब्द मिलेगा शब्द। अगर लिखने के लिए कोई शब्द आएगा तो देवनागरी में शब्द लिखेंगे सर, या फिर शब्द ऐसे लिखेंगे और अंग्रेजी और जनजातीय भाषा का शब्द। हाँ, एग्जाम में सर जो शब्द लिखे हैं आप, तो सर वो देवनागरी में शब्द लिखेंगे या ऐसे ही शब्द लिखेंगे? नहीं देवनागरी नहीं, देवनागरी मत बोलिए,
शब्द लिखिए, इस तरह लिखिए आपको, है ना। हाँ, शब्द ना होकर के शब्द लिखिए, ठीक है ना। यहाँ तो थोड़ा मिक्स करके लिखा गया है ना, लेकिन तो वैसे ही लिखा होगा ना। हाँ हाँ शब्द लिखना होगा, ठीक है। तो ये फिर आपको है, जैसे मान लें कि तीसरा है आपको, हाँ हाँ, परदिया माने शिकारी हुआ। यहाँ तालाबी श है लेकिन शिकारी है ना, है ना। फिर आपको एक है आपको उसको उफिया, उफिया बुझते हैं? उफिया शब्द है, अब पता नहीं आप लोग यहाँ है कि नहीं, आप समझते हैं उफिया? हेलो, आप समझते होंगे? हैं? अरे भाई, बरसात जो पहली बरसात होती है ना, तो आपको जो निकलता है पतंगा, पूरा निकल जाता है पाँख को, कुछ बार उसका पाँख झड़ जाता है ना। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? पिपरी, उसको आखिरी पिपरी ना। तो इसको, इसका शब्द है यहाँ उफिया, ये मुंडारी शब्द है। हाँ, ये मुंडारी शब्द है। ये उफिया माने आपको पतंगा, पिपरी, ठीक है ना, ये मुंडारी शब्द है। एक्चुअली परधिया को पारधी भी बोलते हैं, पारधी, परधिया। और आपको एक लारिया बोलते हैं, लारिया आप नहीं समझते, जानते होंगे। लारिया एक्चुअली मुंडारी शब्द है, लारिया माने बाघ। तो यहाँ जोड़ रहता है, बोलता है लारिया बाघ। हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो बोलते हैं लारिया बाघ, ठीक है ना। वो है कि लारिया, फिर है कि आपको जैसे हिबिड़ आना, हिबड़ना, हिबड़ना पूछते हैं ना, भिड़ना। हिबड़ना माने कन्फ्रंटेशन, भिड़ना, भिड़ जाओ, ये गुरु का शब्द है, हिबिड़ आना है। हिबिड़ हम लोग यहाँ हिबड़ना बोलते हैं, हिबड़ेक, ठीक है ना, हिबड़ जो, हाँ यूज होता है ना। जैसे फिर है बोलते हैं ओम्बा, एक्चुअली होता है ओम आ, कुड़ुक में, कोठा में हम लोग तरफ बोलते हैं उसको ओम्बा, माने मुंह के बल गिरना। नहीं नहीं, मुंह के बल गिरना। इसको बोलते हैं कि आपको गिरेक, माने मुंह के भर गिरना। गोचनाना, गोचनाना दूसरा हुआ। हाँ, गोठनाना ना। हाँ, तो वहाँ भी तो गोठा नन्ना एक्चुअली है ना, वो आपका संस्कृत से ही आया है। गोष्ठ जो है ना, एक्चुअली गोष्ठ शब्द कैसे आया? गो माने गाय, गाय का जो समूह है ना, उसी से गोवृंद भी बना। गायों का समूह गोवृंद, गोवृंद से गोविंद बना, गायों का समूह, है ना। तो उसमें गोठाना, गोष्ठ बना, गायों का जो समूह है उससे उसको बना गोष्ठ, और उसी से जब से गोठ हुआ, और उसी अर्थ में आपको यहाँ अभी गोष्ठी हुआ है। हम लोग यहाँ जो चल रहा है गोष्ठी, वस्तुतः वो जानवरों का, माने गायों का गोष्ठ है, गायों का समूह है। देखिए गोईठा शब्द भी बना उसी तरह से, गोविष्ठा, गोईठा, गोविष्ठा से गोईठा बना है। अब गोवृंद, गायों के समूह को बोलते हैं आपको गोवृंद,
तो धीरे धीरे वो गोविंद हो गया। माने तो कई बदल जाते हैं। गोपाल माने गरु चरवे वाला, है ना, गाय चराने वाला। ये सब कुड़ुक शब्द है। माने कुल मिलाकर कुछ शब्द ऐसे शब्द हैं जो आपकी जनजातीय भाषाओं के शब्द हैं, जो अलग अलग स्रोत से आए हैं। जैसे मान लिया आपको द्रविड़ शब्द हैं, जैसे कुड़ुक शब्द, मुंडा के शब्द हैं, ये सब शब्द आए हुए हैं। कोरी 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 माने 20 की गिनती। नहीं, संथाली शब्द है एक्चुअली कोरी, है ना। हाँ, बोलते हैं कोरी, कैसे बोलता है? 5 कोरी रे बहु, माने 5 कोरे माने 100। एक्चुअली संथाल से ही आया है। देखिए संथाल मुंडा वो लोग एक ही ग्रुप है ना। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया एक ही जाति, एक ही समुदाय का। जैसे खोरठा, कुरमाली, पचपरगनिया, नगपुरिया, ये सब एक ही समूह का भाषा है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अंतर है शब्दों में, थोड़ा थोड़ा अंतर है, उच्चारण में थोड़ा भिन्न है। उसी तरह वहाँ चारों भाषाओं में लगभग वैसे ही शब्द हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है कि वो वहाँ के भी शब्द यहाँ हैं, ठीक है। तो ये जो है सो आपको देशज विदेशज इतना करके आपकी यही आपकी विशेषता है शब्दगत। क्योंकि पूरी संपत्ति हमारी जो खोरठा की जो शब्दावली है, पूरी जो मतलब हमारा जो पूरा क्या शब्दकोश है, उस शब्दकोश में ये इस तरह सारे शब्द मिलते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो कहना मुश्किल है, मराठी में भी हैं। जैसे हमने देखा सब, एक शब्द है हमारा सवासिन। सवासिन समझते हैं? वो मराठी में भी सवासिन है, आपके यहाँ भी सवासिन है। फिर है कि आपको देखिएगा कि वो गुंडी, गुंडी किसको बोलते हैं? चूर्ण जो है, चावर गुंडी। एगो गिरिडीह में है, गांव का नाम है मेरखो गुंडी, है ना। मेरखो गुंडी, मेरखो किसको बोलते हैं? मेरखो, मेरखो होता है अनाज का जो छोटा टुकड़ा होता है ना, वो मेरखो कहलाता है। उसे सूप से जब छांटते हैं तो मेरखो निकल जाता है। तो एक सॉलिड उधर चला गया, जो टुकड़ा हुआ से इधर उधर, मेरखो। और मेरखो के बाद होता है उसका, उससे भी छोटा होता है खुदी, उससे भी मेरखो तो बड़ा हुआ। जैसे मेरखो आपको हुआ, सपोज कीजिए कि आपको जैसे ये आपको सॉलिड चावल हुआ, ये है कि आपको ये टुकड़ा हो गया, ये मेरखो हुआ, और ये हुआ खुदी, और चूनी हुआ एकदम दुश्मन चूनी, है ना। तो वहाँ देखिए जब, है ना, तो इसको चूनी को गुंडी भी बोलते हैं, है ना। गुंडी कोटा नहीं, गुंडी कुटा एक पर्व मनाता है, गुंडी कुटा, है ना। गुंडी कुटा मतलब कब मनते हैं? गुंडी कुटा मकर में गुंडी कुटाता है, और उसके बाद उसको पीठा बनता है ना। आज गुंडी कुटा हतो तो कल पीठा बनतो। ये सब शब्द जो है सो आपके जो ठेठ में चले आते हैं सब। तो ये जो है सो बाकी वहाँ से भी शब्द। तो ये देखिए कि सवासिन भी वहाँ है महाराष्ट्र में, फिर आपको गुंडी भी महाराष्ट्र में है। कल हम देखे खंडी भी महाराष्ट्र में है। ये सब चीज़ बहुत सारे शब्द जो है ना, तो अब कहना मुश्किल है कि कौन किसको दिया है। अब मान ली कुछ लोग ऐसे स्रोत बताते हैं कि यहाँ जो मराठा जो आक्रमण हुआ था ना, उस समय भी लोगों का यहाँ आया है मराठा से। शिवाजी को ऐसे खड़ा कर दिया वहाँ बूटी मोड़ में। शिवाजी को खड़ा करने के लिए कौन आया था मतलब है? कौन? मुंडे वो है ना, उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे वो आया था खड़ा करने के लिए, समझे। उसको कई लोग विरोध भी किया था कि जो आके यहाँ आक्रमण कर था उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिए हो। गोपीनाथ मुंडे आया हुआ था, ठीक है ना। तो वो शिवाजी के जात गोतिया में है, ठीक है। तो एक्चुअली वो लोग की भी स्थिति यहाँ के झारखंडी जो कुर्मी लोग है, स्थिति अच्छी नहीं है,
मूल रूप से सब बैकवर्डे है। शिवाजी को ब्राह्मण लोग तिलक नहीं कर रहा था, शिवाजी का तिलक नहीं किया हम लोगों ने, राज तिलक। तब वो बोला कि हम भी क्षत्रिय हैं, तो छत्रपति लिखा लिया शिवाजी। तब अभी भी वहाँ बैकवर्ड में ही हैं सारे लोग, पूरे देश, ऑल ओवर इंडिया। भले यहाँ कुर्मी लोग क्षत्रिय लिखा, सिंह लिखा ले, वो तो एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है, उस वजह से लिखता है लोग। तो वो जो है ना, आपको हर जगह ब्राह्मण का कंसेप्ट वहाँ नहीं है। अमंग द कुर्मीज देयर इज नो ब्राह्मण, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र तक कहीं नहीं है। हालिया के वर्षों में आया हो तो अलग बात है। सारे आदिवासी तो आजकल ब्राह्मण लगाते हैं, सारे उराव लोग आजकल ब्राह्मण का प्रयोग करने लगे, उराव लोग, मुंडा लोग करने लगे। हेमंत सोरेन तो पूरा जगह करता है, नहीं है, दिखावे के लिए करता है, वोट के लिए नहीं, नहीं, बात नहीं है, वोट के लिए नहीं करता है। एक्चुअली अब ऐसा ना हैवोक क्रिएट किया हुआ है कि आपको भय हो गया है कि हम नहीं करेंगे तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा। ये है, तो ये हुआ हमारी शब्द संपदा पर, शब्दगत विशेषता है ना। पदगत विशेषता में क्या है कि वो जो है, हम लोग पदगत की बात करेंगे। पदगत विशेषता में ये शब्दगत विशेषता हो गई। पदगत विशेषता में मैं शायद यहाँ कुछ बात कहा गया था कि हमारे यहाँ पद में क्या हुआ, इसको अब हम बोल सकते हैं इसको कि एक्चुअली पदगत या उपगत विशेषता, ठीक है ना। ये जो है आपको एक्चुअली पद कैसे बनता है, पहले कि आपको धातु जो है, जो जिसको बोल सकते हैं मूल शब्द, धातु मूल शब्द हुआ, जैसे खा, जा, कर। तो शब्द जो अपने मूल रूप में वो जो है सो वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है। जब तक उसको पद नहीं बनाएंगे तब तक वो वाक्य में प्रयुक्त होगा ही नहीं। कुछ विशेष परिस्थितियों में वाक्य में प्रयुक्त होता है, जैसे आपको आदेश की स्थिति में, जैसे बोलेंगे कि ले खा, अब तू जा, चल उठ, अभी जा, है ना। ये जो है सो आदेश है ना, आ जा शब्द के ये मूल रूप है, इसमें कोई किस्म का बनावट नहीं किया गया है। इसमें अब शब्द का मूल रूप है, ये धातु स्तर पर है, इसमें कोई किस्म का लेसपोत कुछ नहीं किया गया है। माने विशेष परिस्थिति में ही शब्द अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है वाक्य में, ठीक है ना। और है क्या कि जब इसको और फिर एक उपदेश की स्थिति में करते हैं। उपदेश की स्थिति में क्या होता है कि क्रिया, इसका जो धातु माने उसमें शब्द का जो मूल रूप है वो भी धातु स्तर में ही आता है। जैसे हिंदी में अगर माने धातु मान ली खा है, प्लस अगर हम ना जोड़ेंगे तो हो जाएगा खाना, है ना। ये भी सारा प्राय मूल रूप में ही आता है। तो वैसे इसका भी प्रयोग सीधे अर्थ में नहीं होता है वाक्य में, इसका भी प्रयोग ये धातु लेवल में ही है। अभी ये प्राथमिक रूप है शब्द का, तो माने पद का, लेकिन वो धातुओं में ही आता है। इसका भी प्रयोग नहीं होता है। वो कब होता है? उपदेश की स्थिति में, या विधिलिंग जिसको बोल सकते हैं। जैसे मान लिया आपको अब चलना चाहिए, उपदेश। हमें पढ़ना चाहिए, ये देखिए उपदेश की स्थिति में। हिंदी खोट्ठा में बोलेंगे
अब चलेक चाही, है ना। चल जो है सो आपको धातु है, मान लीजिए प्लस हमारा प्रत्यय है, ना के जगह में एक है तो हो जाएगा चलेक। तो हम बोलेंगे खोठा में अब चलेक चाही, ठीक है। अब पढ़े चाही, है ना, पढ़ प्लस एक हो जाएगा पढ़े। इसका रूपांतर इधर है। ये आपको कब होता है, जब हम उपदेश देते हैं, ठीक है ना। अब जाय के बेरा भेलई, मन जाने का समय हुआ, ठीक है ना। तो ये जो है सो हर जगह नहीं इसका प्रयुक्त होता है, आदेश या उपदेश की स्थिति में, ठीक है ना। तब उस लेवल में बाकी जो है, जब हम धातु में अन्य जो प्रत्यय लगाते हैं उसको, तो प्रत्यय हम लगाते हैं तब कहीं आपको पद बनता है। धातु में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो पद बनता है। धातु भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है क्रियार्थक क्रियावाची। क्रियावाची जैसे मान लीजिए कि आपको कर खा जा सा जो करने का बोध हो रहा है, क्रियावाची। दूसरा है आपको नामवाची। नामवाची में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब सारे नामवाची है, ठीक है ना। माने मूल रूप में नामवाची मतलब है नाम मतलब संज्ञा होता है, माने विशेषण भी किस्म संज्ञा ही है, क्रिया विशेषण भी से लगभग संज्ञा ही है, ठीक है ना। ये सब जो है सो आपको, तो जैसे मान लें कि उसमें बनता है, जैसे लात हुआ लतियावेक, बात हुआ संज्ञा बतियावेक, उसको नाम धातु बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लें कि आप अपना सर्वनाम हुआ तो अपनावेक, है ना। फिर आपको जैसे आपको विशेषण हुआ गरम, गरमावेक, संज्ञा पन पानी तो पनियावेक, गात देह जो है गतियावेक, ठीक है ना। उसके बाद कि हाथियावेक, इस हाथ, गर्दन गर्दनियावेक, ये सब संज्ञा शब्द से भी क्रिया बनते हैं, उसको बोलते हैं नाम धातु, है ना। ये क्रियावाची धातु हुआ, दूसरा है नाम धातु। नाम धातु के अंदर कौन कौन आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। जैसे गरम विशेषण हुआ गरमावेक, कनकन विशेषण हुआ तो कनकनावेक, ये सब जो है सो आपको, चिकन विशेषण हुआ तो चिकनावेक, ठीक है ना। तो चरक विशेषण है तो चरकावेक, इस तरह शब्द बनते हैं, तो उसको नाम धातु बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये जो है सो हमारा इसको जब हम प्रत्यय डालते हैं, तो जब हम प्रत्यय डालते हैं तो वो बनता है पद। जैसे मान लें कि आपको खा प्लस एक हो जाएगा खाएक, है ना। जा प्लस एक हो जाएगा जाएक। इसको कई जगह जो है ना, कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें जा में दीर्घ का इक होगा प्रत्यय, जाइक, खाइक, माने अकारांत में इक होगा, लेकिन बाकी जगह में आपको एक प्रत्यय लगता है। तो कई लोगों का कहना है कि एक यूनिफॉर्म रूप हो तो अच्छा लगेगा, एक वो अलग से इक प्रत्यय न दे करके, जैसे हम बोल सकते हैं मान ली कि खा अकारण धातु है, प्लस हो जाएगा इक, हो जाएगा खाइक। जा प्लस हो जाएगा इक, हो जाएगा, दोनों चलता है, दोनों चलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इसको जब हम हर जगह एक लगाते हैं, काट से काटे, है ना, पी से पिए, है ना, लाद से लादेक, देख से देखे, एक प्रत्यय लगता है, तो वो जो है सो आपको अकारण शब्द में इक प्रत्यय लगा रहे हैं। तो उसको कोई लोग बोलते हैं कि इसके जगह में हम अगर इसी को लगाएं तो, लेकिन उच्चारण तो ऐसा नहीं होता है। जाएक चाहिए, खाएक चाहिए नहीं बोलता, खाइक चाहिए, जाएक चाहिए। उच्चारण के हिसाब से करेंगे तो दिस वन इज करेक्ट। तो ये जो है हमारा, इसको रूप बन गया। ये शब्द, अभी तक ये शब्द था, ये बन गया आपको पद,
है ना, ठीक है ना, ये बन गया आपको पद। जैसे मान लें कि आपको अब पद कैसे जोड़ते हैं, ये दिशा हमारी विशेषता होगा। पद का जुटाव कैसे हमारे यहाँ होता है, ये हमारी विशेषता है, ठीक है ना। सब भाषा में प्रत्यय से जोड़ते, सभी भाषा में, पूरी दुनिया की भाषा में है। हमारे यहाँ भी प्रत्यय लगता है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रत्ययों को जोड़ने की जो परंपरा है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए देखिएगा कि जैसे मान लिए खा है ना, तो मान लें कि होगा लो, तो आपको खास एक बात अगर बोलेंगे हम इसमें, तो इसको बन जैसे खाल से नहीं बनेगा, बल्कि होगा खई लई। यहाँ मान लिए एक्चुअली है क्या कि जैसे मान लिए इसको बनिए ऐसे पढ़ मान लिए लिखेंगे, है ना, पर इसमें जो है सो ल जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको पढ़ल, है ना। यहाँ एक तो विशेषण शब्द हो गया पढ़ल, ल भूतकालिक प्रत्यय डाले तो विशेषण शब्द है पढ़ल। अब मान लिया इसी में ये आपका भूतकालिक प्रत्यय है, इसी में जोड़ देंगे आपको पढ़ प्लस ल प्लस ई हो जाएगा पढ़लई, है ना, विशेषण नहीं होगा, यहाँ क्रिया हो जाएगा। अब ई हो गया माने कि अरेंज करके वही कहना है कि उसमें एक बड़ा खाना है, हम वहीं भी जा रहे हैं उसी को। जब मान लें कि हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं ना, मान लें कि अगर लिखेंगे, मान लें कि एक ठो बनाते से पढ़ प्लस तो हो जाएगा पढ़त, माने पढ़ेगा, भविष्यकाल प्रत्यय लगा दिया पढ़ेगा। अब मान लें कि पढ़ प्लस त प्लस ल भूतकाल लगा दिया तो हो जाएगा पढ़तल, माने पढ़ता मगर नहीं पढ़ा, पढ़तल। फिर है कि मान लें कि पढ़ प्लस त प्लस ल प्लस ई हो जाएगा पढ़ त ल ई। अब यहाँ कालबोधक प्रत्यय है, यहाँ ये भी कालबोधक प्रत्यय है, ये सर्वनाम बोधक प्रत्यय है। फिर है कि मान ले पढ़ प्लस त प्लस ल प्लस ई प्लस न, पढ़ त ल ई न। अब यहाँ बहुवचन बोधक प्रत्यय है न, माने एक क्रिया रूप बनाने के लिए हमारे यहाँ जो है सो प्रत्ययों की माने उसको श्रृंखला में जुटती है, प्रत्यय दर प्रत्यय जुटते जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ देखिएगा कि अब प्रत्यय दर प्रत्यय जुटते हैं। और मान लीजिए कि पढ़ यहाँ क्या है, पढ़ है आपको धातु, तो है आपको भविष्यकाल बोधक, ठीक है ना, ल है आपको भूतकाल बोधक, ठीक है, और आपको ई है आपको सर्वनाम बोधक, न है आपको वचन बोधक। ऐसा भी बनता है हमारे यहाँ, बहुत मुश्किल नहीं है। इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं कि इसको कहते हैं श्लिष्ट अंत प्रत्यय
योगात्मकता। हाँ नीचे और अच्छा अच्छा, अरे ओके हो गया। ये जो अश्लिष्ट अंत प्रत्यय मतलब क्या हुआ, अंत में अंत प्रत्यय यहाँ चूंकि अंग्रेजी के साथ बना हुआ है, पूर्व प्रत्यय अंत प्रत्यय नहीं होता है। पूर्व प्रत्यय अंत प्रत्यय माने पूर्व प्रत्यय माने उपसर्ग, अंत प्रत्यय माने प्रत्यय। तो अंग्रेजी का हिंदी रूपांतर है इसलिए कहा गया है। इसी को बोलते हैं कि इसी को फिर देखिएगा कि हाँ इसमें देखिए ना कि अंत प्रत्यय मतलब अश्लिष्ट माने श्लिष्ट नहीं है, फ्यूज नहीं है, चिपका हुआ है। ठीक है ना। इसको हम जैसे दाल चावल और तिल को एक साथ डालने से हम अलग कर सकते हैं ना, लेकिन पानी में दूध मिला देंगे तो अलग होगा नहीं होगा, उसका अलग होगा, बहुत एक मैकेनिज्म दूसरा होगा। तो यहाँ सिर्फ चिपका हुआ देखते हैं कि हर प्रत्यय को हम एकदम सीधे सीधे हटा सकते हैं दनादन, है ना, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, फ्यूज नहीं है, इसलिए अश्लिष्ट है ना। और एग्लूनेटिव माना है कि इसका अंग्रेजी जो है मुझे आपको सफिक्स एग्लूटिनेटिव या नेटिविटी बोल सकते हैं, एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज। इसको क्यों इसलिए क्यों है कि इसमें प्रत्यय जो है सो एक प्रत्यय दर प्रत्यय दर प्रत्यय चिपकते रहते चिपकते हैं। इसमें 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 अंत प्रत्यय क्या नाम है, इसमें योगात्मकता है, योगात्मकता है, अश्लेष अंत प्रत्यय योगात्मकता, योगात्मकता इसको ऐसे लिखिए, योगात्मकता। ठीक है ना। माने इसमें जो है सो प्रत्यय के जोड़ने की जो प्रवृत्ति है, योग माने जोड़ने की जो प्रवृत्ति है, इसकी विशेषता है। ये मैं कौन सा एक तो क्रिया रूप बना, इसका बहुत सारा बनता है, कौन सा क्रिया रूप बना, परतलाइन। इसमें देखिए क्या मतलब है, ई कैसे बुझ रहे हैं, ई तो समझ रहे हैं पढ़ता तो भविष्यकाल प्रत्यय है, ल भूतकाल समय पहले पढ़े ना, ई यहाँ है मतलब थर्ड पर्सन के लिए ई है। यहाँ पड़तलोन भी तो हो सकता है, पड़तलो भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ जो है सो आपको सर्वनाम का प्रत्यय है, मैंने करने, जैसे मान लिया कि ओखर बेटा पड़तलाइन तो अमेरिका जीतले, पड़तलाइन तो अमेरिका जीतले। मैंने क्या, जिस आदमी का बेटा की बात हो रही है, बेटा तो थर्ड पर्सन में है इसलिए ई लिखा, ई है, लेकिन जिनका बेटा है वो आदमी आदरणीय है, जो बहुवचन के बराबर हैं, तो ना इसलिए बहुवचन प्रत्यय लगा हुआ है। पंडित जी के बेटा पड़तलाई नहीं बोलेंगे हम, पंडित जी के बेटा पड़तलाइन, बेटा भी आदरणीय हो गया। ठीक है ना। ये हमारी जो ये ना जो है आपको वचन बोधक प्रत्यय है। ठीक है ना, वचन बोधक प्रत्यय मतलब ये सारे प्रत्यय दर प्रत्यय जुड़ते जाते हैं, ये हमारी विशेषता है। ऐसी विशेषता दूसरी भाषाओं में नहीं है। क्रिएशन का कहना था कि ये प्रवृत्ति कहाँ से आई, उनका कहना है कि संथालों में भी इस तरह की प्रवृत्ति है, लेकिन संथाल हमको प्रभावित तो नहीं कर सकता है, संथाली हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है ना। भले जो भी असर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इतना विराट रूप में प्रभावित करना मुश्किल है। ये सोशल हायरार्की को बताता है। क्रिया का रूप जो बन रहा है समाज में, एक रूप नहीं बन रहा है। एक बड़े बाबू के लिए अलग क्रिया रूप, मझला बाबू के लिए अलग क्रिया रूप, छोटका आदमी के लिए अलग क्रिया रूप, पड़तल्लव सेकंड पर्सन के लिए, पड़तल्लई थर्ड पर्सन के लिए, पड़तल माने फर्स्ट पर्सन के लिए।
ये जो अलग अलग जो सोशल हायरार्की दिखा रहा है ना, पंडित जी की गाय चरती है वो भी आदर नहीं हो गई। पंडित जी की गैया चरो है नहीं बोलेंगे, पंडित जी गैया चरो है। पंडित जी की गाय भी चर रही है तो वो भी आदरणीय है। केकर गाय है कह रहे तो पंडित जी की गाय है कह, पंडित जी की गाय हक ही बोलिएगा तो पंडित जी का अनादर हो जाएगा। हाँ, आज नहीं हो रहा है, आज थोड़ा कम हो जा रहा है प्रयोग, है ना। आप तो कर देते हैं, लेकिन पंडित जी की गैया चरो है ना। मतलब पंडित जी आदरणीय है तो आपको गाय भी आदरणीय हो जाती है। ककर बैल है कह रहे, अरे पंडित जी के बैल हक है, पंडित जी के बैलवा हक ही बोलिएगा तो फिर अनादर हो जाएगा। मुझे यहाँ एक सोशल दिखाता है, माने फेडरलिस्टिक सोसाइटी का दिखाई पड़ रहा है यहाँ, कि यहाँ जैसा जैसा आदमी है वैसा वैसा क्रिया का रूप बन रहा है। ये वन सोशल लिंग्विस्टिक्स का विषय है ये। तो ये जो है सो आपको ऐसी जो हमारी ये सबसे बड़ी विशेषता है, मतलब एक ही धातु में, है ना, वो आपको कालबोधक, सर्वनाम बोधक और वचन बोधक प्रत्यय दर प्रत्यय जुड़ते चले जाते हैं। इसी का दूसरा नाम भी है अश्रेष्ठ अंत प्रत्यय योगात्मकता, इसकी प्रवृत्ति है, या इसको दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है आपको कुछ है प्रोनाउन इन कोरपोरेटिंग लैंग्वेज, मतलब बोल सकते हैं कि सर्व नामानु संगी, यहाँ मूर्धन्य से है भाषा। सर्वनामानुसंगी मतलब सर्वनाम जो के प्रत्यय अनुसंग के रूप में, अनुसंग माने इनकॉर्पोरेट, पुछल्ला के रूप में लगा रहता है। मतलब सर्वनाम के प्रत्यय माने प्रोनाउन, सर्वनाम प्रत्यय है ना, ये सर्वनाम हुआ। पड़तल्लो, यहाँ पड़तल्ले की जगह पड़तल्लो भी तो हो सकता है, पड़तल्लो भी तो हो सकता है। तो हर बेटा पड़तल्लो तो पास कर तल्लो, आदरणीय है। बोल रहे हैं कि गुरुजी तो हर बेटा पढ़ तल्लो तो पास कर तल्लो, लेकिन बोलेंगे अरे तोर बेटा पढ़ तल्लो ना तो पास कर तल्लो, नहीं बोलते हैं। अन्य उसको तोर बेटा सेकंड पर्सन के लिए, और ओकर बेटा पढ़ तल्ले तो पास कर तल्ले। तो हर बेटा पढ़ तल्लो, यहाँ ई के जगह में वो हो जाता है। अब तोर बेटा पढ़ तल्लो ई के जगह में वो हो जाता है ना। और ओकर बेटा पढ़तलई थर्ड पर्सन के लिए, और हमार बेटा पढ़तलक तो पास करतलक। ये सर्वनाम के जो प्रत्यय जुड़ता है यहाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सर्वनामानुसंगी भाषा। मतलब सर्वनाम का प्रत्यय इसमें अनुषंग के रूप में इनकॉर्पोरेट होता जाता है, ठीक है ना। ये बड़ी विशेषता है। मतलब एक ही क्रिया रूप बनाने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो आपकी विशेषता है। माने आपके जो रूप बनाने की जो विशेषता है, पद बनाने की विशेषता है। सो इतना लिख दीजिए तो दिस इज एनफ, ठीक है। रूप बनाने की जो विधि है हमारी, मतलब एक ही साथ जो है, एक मतलब है कि एक क्रिया रूप बना बोलेंगे हम तो ये सारा कुछ बता देता है कि इसको करने वाला कौन है और किसके लिए किया जा रहा है, करने वाला का पर्सन और पुरुष क्या है ना, माने, और उसका नंबर क्या है, माने वचन क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, करने वाला का उसका जो है सो आपको कौन पुरुष में आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसके लिए किया जा रहा है और काम की क्या स्थिति है, काम पूरा हुआ भी कि नहीं हुआ। पढ़तलई माने पढ़ता लेकिन नहीं पढ़ा, पढ़तलई तो अमेरिका जीतलई, पढ़वे नहीं किया तो कहा जाएगा।
वो पता चल, खाली पड़ताल से बहुत चीज पता चलेगा कि जिस आदमी का बेटा की बात हो रही है वो समाज का 3rd पर्सन है, ओकर बेटा पड़ताल समाज का 3rd पर्सन है। मैंने कहने की जरूरत नहीं कि ओकर बेटा पड़ताल, सीधा पड़ताल अंडरस्टूड है कि जिसका बेटा की बात हो रही है वो 3rd पर्सन का आदमी है और समाज में बहुत निचले कोटि का है। अब तोर बेटा पढ़तल्लो हल स्कूल पढ़तल्लो तो पास करतल्लो, एकदम सीधा सीधा बात है कि जिस आदमी की बेटा की बात हो रही है, जिसका बेटा के पढ़ने की बात हो रही है वो 2nd पर्सन का है ना, अनादरणीय है। तो हर बेटा पढ़तल्लो होता है कि नहीं, से प्रयोग तो हर बेटा पढ़तल्लो माने जिस के बेटा की बात हो रही है वो समाज का प्रतिष्ठित आदमी है, चाहे बहुवचन लो। तो हर बेटा पढ़ता लो, नहीं भी बोलेंगे तो पढ़ता लो तो पास करता लो। गुरुजी तो नहीं बोलते हैं ना कि गुरुजी तो हर बेटा पढ़ता लो, सीधे बोलने पढ़ता लो तो पास करता लो। मैंने अंडरस्टूड है कि वो जिसका बेटा की बात हो रही वो समाज का प्रतिष्ठित आदमी है। तो ऐसी व्यवस्था एक क्रिया रूप बोलने से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, आपको बाकी कर्ता क्रिया कर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी विशेषता है। बात समझ रहे हैं, बात को लिखा जा सकेगा। मैंने एक उदाहरण, दिस इज एनफ, इसको उदाहरण दे दीजिए और उसको बता दीजिए कि इसमें पर धातु है, इसी प्रत्यय है, भविष्यकाल बोधक प्रत्यय है, ल भूतकाल बोधक प्रत्यय है, ये आपको सर्वनाम बोधक प्रत्यय है, न वचन बोधक प्रत्यय है, और ये जो है से हेतु हेतु मध्भूत काल के वो क्रिया रूप बनल है। मतलब कोठा में प्रत्यय दर प्रत्यय जोड़े के प्रवृत्ति पावल जाए और प्रत्यय जोड़ के कोठा के रूप शब्द से पद माने पद बनवल जाए, और एक एक क्रिया रूप से माने कर्ता कर्म काल वचन और पुरुष के सब के बोध वो है। ये बड़ी विशेषता है। सर्वनाम सब उपक्रम कर्ता कर्म जो भी है और सर्वनाम सबके बोधन एक साथ होता है। सो दिस इज योर कैरेक्टर। ठीक है, नहीं लिखते, लिखा के हम दे देंगे, हम बनाए दे देंगे। ठीक है, बनाए हम दे देंगे। ओके, नहीं इसको थोड़ा सा सजाना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए पूरा की पूरी खोटा विशेषता तो नहीं पूछेगा, पूछेगा कि खोटा भाषा की जो है सो मतलब शब्दगत विशेषता बताइए, वाक्यगत विशेषता बताइए, तो वाक्य में चला जाता है। अलग अलग चैप्टर में है तो अलग अलग चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हो जाएगा। अगला वाक्य रह गया है तो और वाक्य को हम लोग बाद में देखेंगे। आप ब्रेक लेंगे क्या? कतने बजे लो? थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, अच्छा रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे इसको, एक चैप्टर और गुजारिए देंगे इसको आज। थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन दिमाग में घुस जाएगा तो बहुत मुश्किल नहीं है। वेरी टफ लगेगी। कहाँ घर हुआ आपका? हाँ, तब तो बुझो है बढ़िया से। नहीं चलो ऐसा एगो सर्वेश्वर पांडे जी तुम्हारा चेहरा मिलो है। सर्वेश्वर